इस बार होगी बात देश की सुरक्षा से जुड़े साइबर पहलू की। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पर लगातार हो रहे हैं हमले। साइबर सिक्योरिटी इज ए की एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एक मिनट का अंदर कुछ लाखों अटेम्प्ट्स होते हैं, हमारे DRDO नेटवर्क्स होते हैं, डिफेंस की नेटवर्क, पावर नेटवर्क, सब नेटवर्क। नमस्कार, कभी आपने सुनी है ये कहावत कि झूठ के पांव नहीं होते? यानी कोई कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, वो टिकता नहीं है। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि अगर झूठ को रोका ना जाए तो आज के सोशल मीडिया के दौर में वो बहुत तेजी से फैलता है। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। साइबर की दुनिया के खतरों से आपको सावधान करते हैं हम इस कार्यक्रम में, और देश के समक्ष रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मौजूदा हालात के मद्देनजर साइबर की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है अफवाहों का, फर्जी खबरों का, फेक नैरेटिव का, जिसे पाकिस्तान समर्थित हैंडल्स के द्वारा फैलाया जा रहा है। यह है एक अदृश्य हमला, डिजिटल युद्ध के मैदान में साइबर हमला, और निशाने पर हैं देश की संस्थाएं और हम और आप भारतवासी। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के माध्यम से डिसइंफॉर्मेशन वॉर तो जारी है ही, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी फैलाकर समाज में भ्रम, डर, अविश्वास पैदा करने के प्रयास, या फिर मैलवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग हमले, वायरस, ट्रोजन या अन्य कोड से सिस्टम में घुसपैठ कर यूजर डेटा चुराकर फिरौती मांगना या सिस्टम को बंद कर देना, या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, यानी वे अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधाएं जिन पर किसी देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और जनजीवन निर्भर करता है। अगर इन पर हमला हो तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है, जनजीवन ठहर सकता है, जैसे पावर ग्रिड, रेलवे, बैंकिंग, हॉस्पिटल सिस्टम्स को ठप करना। महाराष्ट्र साइबर सेल की एक विस्तृत रिपोर्ट एकोज ऑफ पहलगाम में बताया गया है कि पहलगाम हमले के बाद से ही देश पर लगभग 10 लाख साइबर हमले हो चुके हैं। ये हमले न सिर्फ भारत की डिजिटल सुरक्षा बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी गंभीर खतरा है। महाराष्ट्र साइबर सेल के प्रमुख यशस्वी यादव ने यह भी बताया है कि ये एक फुली प्लान्ड साइबर वॉर है, जिसका मकसद भारत की राष्ट्रीय और डिजिटल सुरक्षा को कमजोर करना है। पाकिस्तान, मोरक्को, इंडोनेशिया से हो रहे हैं ये हमले। रिपोर्ट के अनुसार इन साइबर हमलों के पीछे इस्लामिक साइबर ग्रुप सक्रिय हैं। इनमें सबसे प्रमुख है टीम इंसान PK, जो कि एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप माना जाता है। इस ग्रुप में आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सैनिक वेलफेयर पोर्टल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वेबसाइट्स को टारगेट किया, और चूंकि देश के नागरिक देश के डिजिटल सिस्टम का अहम अंग होते हैं, तो हम सभी साइबर यूजर्स को सचेत रहने का वक्त है ये, क्योंकि एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग, उनके परिवार, उनके दोस्त, रिश्तेदार कभी भी किसी के भी माध्यम से विभिन्न तरीकों से जानकारी चुराने, सिस्टम तक पहुंचने के प्रयास इनकी ओर से निरंतर जारी रहते हैं। यानी साइबर दुनिया में हमें भी रहना है निरंतर साइबर अलर्ट। नागरिकों के लिए यहाँ कुछ सुझाव रखना चाहेंगे। संदिग्ध ईमेल, लिंक या किसी अनजान सोर्स से आपको कोई फाइल्स आए, लिंक आए, ईमेल आए, तो उसे ना खोलें। अपने डिवाइस और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से आप अपडेटेड रखें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और अपने पासवर्ड्स को समय समय पर बदलते भी रहें। अगर आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो उस समय आपको खास सतर्कता बरतनी होगी। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको पब्लिक वाईफाई पर नहीं करनी चाहिए। वैसे कई देशों में क्रिटिकल इंफ्रा पर अटैक होते रहे हैं, शांति के वक्त भी होते हैं और जब तनाव की स्थिति हो तो भी होते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे, जैसे 7 मई 2021 को अमेरिका में कॉलोनियल ऑयल पाइपलाइन पर रैंसमवेयर हमला सबसे विनाशकारी साइबर हमलों में से एक माना जाता है। यह अमेरिका में सबसे बड़ी पाइपलाइन है जिसे अपने नेटवर्क और संचालन को पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैकर समूह डार्कसाइड ने हमले से पहले कंपनी के सर्वर से 100 GB से ज्यादा का डेटा भी चुराया था और कॉलोनियल द्वारा क्रिप्टो करेंसी में
$5 मिलियन का भुगतान करने के बाद ही वे नियंत्रण वापस पा सके थे। इसी तरीके से ईरान के हैकर्स ने न्यूयॉर्क में बोमन डैम के सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्टिवेशन स्काडा सिस्टम में सेंध लगा दी। हालांकि वो आगे तक नहीं पहुंच पाए। हैकर्स ने आयरलैंड की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के सिस्टम को भी टारगेट किया था, जिससे अस्पताल और अन्य चिकित्सा सुविधाएं बाधित हो गई थी। यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने वाले किलनेट के हमले भी हुए हैं और किलनेट ने यूक्रेन में हमले करते हुए अमेरिकी और डच अस्पतालों को निशाना बनाया और लिथुआनिया के पावर ग्रिड को भी बाधित कर दिया। सॉल्ट टाइफून टेलीकॉम अटैक भी गौर करने लायक बात है। कथित चीनी समर्थित हैकर ग्रुप है सॉल्ट टाइफून, जिसने दिसंबर 2024 में AT&T, वेरिजोन, टी-मोबाइल और ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज सहित प्रमुख अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों को निशाना बनाया। इसी तरीके से फ्रांस में भी अस्पतालों पर 2023 में साइबर हमले हुए थे। रैंसमवेयर हमले से अस्पताल की सारी आपातकालीन सेवाएं ठप हो गई थी। ब्रिटेन में भी रक्षा मंत्रालय का डेटा ही लीक हो गया था। मई 2024 में थर्ड पार्टी के द्वारा संचालित पेरोल सिस्टम पर टारगेट किया गया और 2,70,000 सैनिकों की निजी जानकारी लीक हो गई। स्विट्जरलैंड में भी एक्सप्लेन सरकारी सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी है, ये IT कंपनी, जिसका डेटा लीक हुआ और इसका प्रभाव ये हुआ कि पुलिस, सेना, नेताओं की निजी जानकारी लीक हो गई। हैकर्स ने थर्ड पार्टी वेंडर्स का सॉफ्टवेयर हैक करके इस अटैक को अंजाम दिया। तो कहीं हम भी अपनी लापरवाही से माध्यम ना बन जाएं इन देश के खिलाफ काम कर रहे ताकतों के साइबर हमलों का। कैसे हम रह सकते हैं सुरक्षित? क्या कुछ हमें करना चाहिए और क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो हमें आपको इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की साइबर सिक्योरिटी को लेकर पता होनी चाहिए? बात करते हैं हमारे साइबर एक्सपर्ट से। जब बात क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है तो उससे जुड़े बहुत से पहलू हैं। खासकर मौजूदा हालात के मद्देनजर अगर हम देश की बात करते हैं तो डिफेंस में भी साइबर सुरक्षा, टेक से जुड़ी साइबर सुरक्षा, आम जन से जुड़ी साइबर सुरक्षा, सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन कैसे है ये महत्वपूर्ण, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सुविमल भट्टाचार्य जी। जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं आप 2.5 दशक से साइबर के क्षेत्र में, चाहे हम डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें या टेक सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, बहुत करीबी नजर रखे हुए एक जाना माना नाम सुविमल जी। सच अ प्लेजर टू हैव यू विद अस ऑन दिस शो। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आज जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं। हमारी डिफेंस इंस्टीट्यूशंस पर, हमारी वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस पर अटैक बहुत हो रहे हैं। इसके मद्देनजर हम ये समझना चाहते हैं कि क्या है स्तर इन साइबर अटैक्स का, क्यों ऐसा होता है हर बार कि जब भी ऐसे कोई आतंकी हमले होते हैं, ऐसे हालात बनते हैं तो साइबर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले ही बताया था कि साइबर सिक्योरिटी इज ए की एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तब राष्ट्रीय सुरक्षा जब आ जाते हैं और आज के दिन में जिस तरीका से टेक्नोलॉजी की स्प्रेड हर सेक्टर्स में हुए, उससे एक क्रिटिकलिटी आती है जो इंटरडिपेंडेंस सब सिस्टम्स में होते हैं। अब देखिए जैसे पानी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई के पीछे में भी आज के डेट में पाइपलाइन की जो अपनी सिक्योरिटी होते हैं, पाइपलाइन की जो फ्लो होते हैं, इसके बाद जो मिक्सिंग होते हैं, ये सब आज के डेट में उसमें भी कंप्यूटर और सिस्टम्स के इस्तेमाल होते हैं। हर देश में वो अपने स्तर पे फिक्स करते हैं कि क्या उनके लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एविएशन, वाटर सप्लाई, डिफेंस नेटवर्क, पावर सेक्टर, ये सारी चीज़ क्रिटिकल होते हैं। अब ये सारे क्रिटिकल सेक्टर्स आज टेक के माध्यम से, डिजिटल टेक के माध्यम से इनको चलाया जाता है। स्काडा सिस्टम्स होते हैं पावर सिस्टम्स को देखने के लिए। तो इसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हो सकता है, इसमें जो रिस्क हो सकता है, इसको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इसका इतना महत्व हो गया। क्योंकि आप सोच लीजिए कि अगर आधा घंटे के लिए भी बिजली चले जाते हैं, कितने कुछ फंक्शंस बंद हो जाते हैं। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी जो आज हम एक नागरिक के रूप में भी समझने लगे हैं, इससे ये क्रिटिकलिटी को देखा जाए तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा महत्व होता है और हमारे देश में भी इसके लिए कई कदम लिए गए। देशों में कई बार ऐसा हुआ है कि पूरी पावर ग्रिड फेल हो गई, कई दिनों तक लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। और ये मैं एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रही हूँ, यानी हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है तो चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। आज हमारे सामने चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि हर बार कहा जाता है कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एक कदम आगे रहते हैं, मगर
इसमें हम देख रहे हैं कि हम उनसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे हैं, क्योंकि इतने टैक्स होने के बाद भी वो हमारी किसी भी ऐसी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस को भेद नहीं पाए हैं। देखिए, कोशिश तो हमेशा रहती है ये हैकर्स की तरफ से, और किसी वक्त जैसे इस 1 मिनट का अंदर कुछ लाखों अटैम्प्ट्स होते हैं हमारे DRDO नेटवर्क्स होते हैं, डिफेंस की नेटवर्क, पावर नेटवर्क, सब में। तो एक सिस्टम जो सिक्योरिटी का होता है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, जिसमें लगातार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उनको चलाने वाले जो नेटवर्क जो होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है। जनरली ये तीनों चीज़ से मिलके ये सिक्योरिटी आता है। अब कुछ चीज़ अब जैसे जैसे 0 डे अटैक्स कहते हैं, जिसके लिए पहले से कोई सोल्यूशन नहीं था, उसको आप कैसे टैकल करते हैं, उसको भी आज के डेट में हमारे पास टेक्निक है। और जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिस तरीक़ा से साइबर अटैक्स की टूल्स होते हैं, उसको एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया गया है कि वो और बहुत कम समय में और बहुत ऑप्टिमली वो अटैक वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, और कभी कभी इफ़ेक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक लाइफ चैलेंज हर वक्त सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए होते हैं। हमारे देश में एक संस्था है, नेशनल NCIIPC उसको कहा जाता है, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सेटअप किया गया। वो NTRO का अंडर होता है और अब तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी आपने जो टूल्स की बात की, जो ये स्कैमर्स या ये अटैकर्स यूज़ करते हैं, हैकर्स यूज़ करते हैं, अभी जो एक्कोज ऑफ पहलगाम जो रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र साइबर पुलिस की, उसमें बताया गया था कि ये जो अभी 10 लाख साइबर अटैक्स कुछ ही दिनों में हो गए भारत पर, उनमें इंडोनेशिया से हो रहे हैं, पाकिस्तान से हो रहे हैं, तमाम इन देशों की बात की गई। यूरोपोल ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कुछ ये बताया था कि डार्क वेब पर एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। आपने AI की बात की, उसमें उन्होंने इसको हाईलाइट किया कि कैसे AI से ही टूल्स बनाकर, पहले जो टूल्स आसानी से उपलब्ध नहीं थे, अब वो रेडिली अवेलेबल हैं आपके पास, बहुत कम दामों में इनके पास, जो गलत काम करना चाहते हैं। क्या साइबर अटैकर्स जब इन डार्क वेब के साथ जुड़ जाते हैं, जो जुड़े ही होते हैं, तब ये खतरा कितना बड़ा हो जाता है? और अगर मैं एक भारतवासी हूँ और मैं अगर ये आपकी बात सुन रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि अच्छा इतना सीरियस कुछ हो सकता है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आपने डार्क वेब के जिक्र किया, वो ये डार्क वेब में ही आज के डेट में ये सारे हैकर्स जाते हैं और वहाँ पे वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ की किस डेटाबेस अवेलेबल है, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा वेक्टर लगाया जा सकता है। और डार्क वेब के माध्यम से अगर आप देखें कि बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक्स होते हैं, वही से क्रेडेंशियल्स उठा के ये कोशिश करते हैं। नए नए डेटाबेस आते हैं हर तीसरा दिन, आप देखेंगे। और कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बाहर में और ज़्यादा हो रहे विकसित देशों में भी अगर आप देखें तो इनके नेटवर्क के ऊपर लगातार इस तरीक़े से आपकी थेफ्ट हो रही है, क्रेडेंशियल्स जा रहे, लॉगिन्स जा रहे हैं लाखों लोगों का। और इसी को डार्क वेब में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग जिस तरीके से कहा जाता है, उसी को इस्तेमाल करके ये अटैक लॉन्च करते हैं। सुविमल जी, ये तो एक पहलू हुआ इस पूरी समस्या का, लेकिन हम जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें डिफेंस भी आता है, हमारी टेक्नोलॉजी भी आती है, हमारी आर्म्स भी आती हैं। इन सब की सिक्योरिटी को लेकर हम जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम सब उस लहजे से देखें तो साइबर सेफ उन क्षेत्रों में हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे डिफेंस नेटवर्क्स के ऊपर अटैक की जो संभावना होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और आज के डेट में जबकि थोड़ा सा टेंशन के ही होते हैं तो देखा जाता है ये बढ़ जाता है। अब यूक्रेन रशिया की जो लड़ाई जब शुरू हुए 2 साल पहले, उसके पहले आप देखेंगे तो यूक्रेन के नेटवर्क्स के ऊपर बहुत सारे साइबर अटैक्स किए, और अमेरिका ने भी यूक्रेन को शुरुआत में मदद दी कि कैसे वो अपना नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे। इस्टोनिया और रशिया के बहुत सालों पहले जब इस्टोनिया के सारे बैंकिंग सिस्टम फेल हो गए, उसमें भी ये देखा गया। जब एक फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते आज की दुनिया में, उसके साथ साथ पैरेलली एक साइबर वारफेयर का भी प्रयास रहता है। उस साइबर वारफेयर के प्रयास में एक तो इंफॉर्मेशन वारफेयर होता है, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उसको किस तरीक़े से अटैक किया जाए, उसको अटैक किया जाता है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स देता है कि इस तरीक़े से आप रिक्वेस्ट फ्लड करते हैं कि वो काम नहीं कर सकते। तीसरा हो सकता है कि उसमें इन्फिल्ट्रेट करके किसी तरीक़े से उसका फंक्शनैलिटी बदल दे। अब पकड़ लीजिए किसी एक हॉस्पिटल की ड्रग डोसेज की नेटवर्क्स में अगर घुस के कोई वो कर दे तो एक हंगामा हो जाएगा लोगों का बीच में। तो ऐसे बहुत सारे साथ साथ पैरेलली साइबर का एक्टिविटी भी रहता है। और धीरे धीरे ये भी सोच है कि अगले
कुछ ही सालों में एक साइबर वेयरफेयर एक नया फॉर्म ऑफ वेयरफेयर ले लेगा, क्योंकि जो परपेट्रेटर्स है जो करते हैं उनको कोई फिजिकल हार्म नहीं होता, वो कहीं दूर से बैठ के कर सकते। जैसे थोड़े पहले आपने जिक्र किया कि कई सारे इंडोनेशिया पाकिस्तान से आ रहे हैं, आज के डेट स्पूफिंग करके, हो सकता है पाकिस्तानी नेटवर्क से ही ये कोशिशें हो रही है, पाकिस्तानी ने कुछ हैकर्स को कहीं बाहर किसी एक कंट्री जिसको हम सस्पेक्ट नहीं करेंगे हमारी तरफ अटैक लॉन्च करेंगे, वो भी करते हैं। तो इस तरीक़ा से कहानी चलेगा। हमारा रास्ता एक ही है कि हम अपना डिफेंस एकदम ठीक रखना पड़ेगा, उसको अपडेटेड रखना पड़ेगा, उसमें R&D चालू रखना पड़ेगा, और जैसे मैंने बताया कि पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, ये तीनों को संतुलित रूप से आगे उसमें काम बढ़ाया जाना चाहिए। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हर सिटीजन को, हर नागरिक को समझना जरूरी है कि आपको अपने लेवल पे साइबर अलर्ट रहना है ताकि सब कुछ सेफ रहे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट साइबर टेक्निक्स के ऊपर इस देश में हो रहा है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी सरकार की तरफ से प्रयास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस साइबर सिक्योरिटी, और आगे जिस तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस की तरफ से जो प्रयास है, वह भारत और अमेरिका के बीच में जो आज के डेट में कोऑपरेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें इस वक्त सतर्क रहना चाहिए और बड़ा होशियारी से देखना चाहिए कि क्या हम फॉरवर्ड करें क्या नहीं। आप कोई भी कंटेंट इस तरीक़े से ना फैलाए, ना फॉरवर्ड करे जो नेशनल इंटीग्रेशन, जबकि थ्रेट टू द नेशन, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। अगर करते तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है इंटरमीडिएट के अलावा। एक पहले काम होता है। दूसरा ये होता है कि आप जैसे सारे लोग डिवाइस के माध्यम से आप बहुत कुछ देखते हैं। मैं कहूँगा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एक साइबर हाइजीन अगर आप अपने आप को अपनाते हैं कि भाई यही हमको देखना है, ये हमारा चीज़ें, कहीं अननोन ईमेल से कुछ आया तो उसको फॉरवर्ड कर देना या उसको क्लिक कर देना, उसमें सतर्क रहिए। कुछ भी सोशल मीडिया में क्या वो फॉरवर्ड कर दे, उससे दूर रहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे अगर आप करते हैं तो अपने आप को भी बचा के रहेंगे और देश के लिए भी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक महत्व काम करेंगे। अमूमन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में गए हैं, जब भी MOU साइन हुए हैं, उनमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड की तरह लगभग सभी देशों के साथ सहयोग में हमने देखा है कि वो दिखता है। ऐसे में जब इस तरीके की सिचुएशन कंट्री में हो जाती है जहाँ पर ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स और टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे में ये जो सहयोग होते हैं, MOUs होते हैं कंट्रीज़ के साथ, क्या ये भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है? पिछले 10 साल में जितने देशों के साथ हमारा डिप्लोमेटिक स्तर पर साइबर एग्रीमेंट्स हुए हैं या जिस तरीक़े से एनुअल एक्सरसाइजेस होते हैं, ये बड़ा महत्व रूप से गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। और अगर मैं कहूँ तो MEA में कोई साइबर देखने वाले कोई जॉइंट सेक्रेटरी भी नहीं होते थे। आज कम से कम 3 या 4 जॉइंट सेक्रेटरी जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के पहलू देख रहा है। साइबर डिप्लोमेसी के लिए एक स्पेसिफिक जॉइंट सेक्रेटरी है, आपकी नेस्ट के लिए एक सेपरेट जॉइंट सेक्रेटरी। तो इस तरीक़ा से इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और ये साइबर डिप्लोमेसी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आज के डेट में ये तो सब रियल टाइम की घटना होती है। तो अगर आपकी बायलैटरल कोऑपरेशन रहे, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन रहे, तो ये इन्वेस्टिगेशन करना या रोकना या फेक न्यूज़ स्प्रेड को रोकना या कोई अटैक वेक्टर को रोकना या रियल टाइम बेसिस में कहीं एक अटैक हुआ है तो उसके माध्यम से हम अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सारे चीज़ होते हैं। अमेरिका के साथ देखिए, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, UK के साथ, सबके साथ हमारा बड़ा अच्छा कोऑपरेशन साइबर के फील्ड में है। अब बात आती है जब इस तरीक़ा से इतनी फास्ट मूविंग एक एक्टिविटी, एक डायनेमिक एरिया में आप कोऑपरेशन का और किस लेवल में लिया जा सकता है, तो आज क्या होता है कि हमारा जैसा CERT-in है, CERT-in पूरे देश के लगभग एक एडवाइजरी के रूप से लोगों को देते रहते हैं, बट CERT-in बाहर के CERT से भी कोऑर्डिनेट करते, तो इनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है कहाँ के अटैक हो रहा है और हमारे तरफ से भी बाहर में दिया जाता है। तो लगभग इसी समय भी जब एक फेक न्यूज़ की दुकान चला रहा है पाकिस्तान और कई सारे उनके साथियों ने, तो ये हमारे CERT की तरफ से भी सब देशों के साथ कम्युनिकेशन है, उनको भी पता है कि क्या फेक है और क्या नहीं है और वो भी सतर्क रहते हैं, वो भी अब अपने नेटवर्क में देते। तो मुझे लगता है कि साइबर डिप्लोमेसी का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और धीरे धीरे होता है, लेकिन साइबर ला के उसको एक डायनेमिक एलिमेंट दे के वो भी रियल टाइम बेसिस में आज काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो साइबर सिक्योरिटी की जब बात आती है, आज हम बात कर रहे हैं कि AI बेस्ड DPI कैसे लगे, मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी
भी एक एरिया है जो DPI के साथ जोड़ के हम दुनिया को दे सकते हैं और दुनिया उसके लिए तैयार है हमसे लेने के लिए। और ये जो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, इससे मेरे को लगता है देश भी और करीब आते नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सुविमल जी हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना हमारे साइबर एक्सपर्ट्स को कि किस तरीके से हम सबको जिम्मेदारी वाला साइबर आचरण यानी रिस्पॉन्सिबल साइबर सिटीजन बनना आज के दौर में बहुत जरूरी है अगर हम अपने देश की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा देश की रक्षा से जुड़ी हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर आपको कुछ सावधानियां हैं जो जरूर बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो पैनिक ना फैलाएं। कोई भी खबर सामने आए तो उसको देखकर भय नहीं महसूस करें। व्हाट्सएप मैसेजेस आपके पास आते ही रहते हैं, कई तरह के आते होंगे, अब तो बहुत से फेक मैसेजेस भी आते होंगे, उन्हें यूं ही फॉरवर्ड ना करें। भारत इस समय अलर्ट मोड में है, आप भी साइबर अलर्ट रहें। अफवाहें ना फैलाएं, किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें। भावनात्मक या उकसाने वाली पोस्ट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये शांति और सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। सरकारी या सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो भी सूचनाएं जारी की जाती हैं, आप केवल उन्हीं को फॉरवर्ड करें और उन्हीं पर विश्वास करें। किसी भी अनजान वीडियो या फोटो को साझा करने से बचना चाहिए आपको, इससे आतंक और भ्रम फैल सकता है। और साथ ही सोशल मीडिया पर संयम और समझदारी हमारी नागरिक जिम्मेदारी है। साइबर स्पेस में आज जो संघर्ष चल रहा है वो पारंपरिक युद्धों की तरह गोलियों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि ये एक साइलेंट वॉर है, मौन, अदृश्य और लगातार चलने वाला युद्ध है ये, जहां हथियार होते हैं कोड, मैलवेयर, वायरस और डेटा ब्रीच। और अगर आप ऑनलाइन दुनिया में एक्टिव हैं तो आप भी जाने अनजाने इसका हिस्सा बन जाते हैं। अब ये आप पर, आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है कि आप विक्टिम बनते हैं या इन साइबर आतंकियों को मात देते हैं। और अगर इन्हें इन्हीं के दांव से हराना है तो आपको रहना ही होगा साइबर अलर्ट।